आज हम कक्षा 4 हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है औद्योगिक तीर्थ कोरबा। तो चलो इस पाठ को शुरू करने से पहले पाठ से परिचय कर लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू। बच्चों, आप इन्हें जानते हैं? ये कौन थे? ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्हें आप चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। तो हमेशा याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भोपाल स्थित भारी बिजली के कारखाने को मध्य प्रदेश का औद्योगिक तीर्थ बताया था। हमारे राज्य छत्तीसगढ़ का औद्योगिक तीर्थ कोरबा है। कोरबा को औद्योगिक तीर्थ क्यों कहा गया है, इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलो पाठ शुरू करें। मनुष्य हो या मशीन, सभी को कार्य करने मतलब काम करने के लिए ऊर्जा अर्थात बल की आवश्यकता होती है। मनुष्य या अन्य जीव जंतु भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये तो बात सही है बच्चों कि हम जीव जंतु हों चाहे हम मानव मनुष्य हों, हम तो भोजन से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा के कई स्रोतों का उपयोग किया जाता है। खनिज तेल, पेट्रोलियम का शोधन करके पेट्रोल, डीजल आदि बनाया जाता है। शोधन का मतलब होता है बच्चों खोज करना, फिर उसे शुद्ध करना, साफ करना। तो पेट्रोलियम का शोधन करके पेट्रोल, डीजल आदि बनाया जाता है, जिससे रेलगाड़ियाँ एवं मोटर गाड़ियाँ चलाई जाती हैं। खदानों से प्राप्त होने वाले पत्थर के कोयले से बड़े बड़े कल कारखाने चलाए जाते हैं। आजकल इस कोयले का सबसे अधिक उपयोग विद्युत यानी बिजली पैदा करने में किया जाता है, जहाँ कोयले को जलाकर इसकी ताप शक्ति से बिजली पैदा की जाती है। कोयले को जलाया जाता है, फिर इसकी ताप से बिजली पैदा की जाती है। बिजली आज मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। हमारे रसोई घर की चटनी पीसने की मशीन से लेकर बड़ी बड़ी रेलगाड़ियाँ और कारखाने तक आज बिजली की ऊर्जा से ही चल रहे हैं। 1 घंटे के लिए भी बिजली बंद हो जाने पर लोग परेशान हो उठते हैं। आज किसी भी देश, राज्य, शहर या गांव को विकसित एवं खुशहाल होने का आधार बिजली के मिलने पर ही निर्भर करता है। बच्चों, ये बात तो सच है कि आज हम मनुष्यों के लिए बिजली बहुत ज़रूरी हो गई है। देखो, हम किचन में जाते हैं तो हमको मसाला पीसने के लिए, चटनी पीसने के लिए, जूस बनाने के लिए मिक्सर की आवश्यकता होती है, और मिक्सर बिजली से ही चलता है। पंखा, कूलर, एसी, लाइट, टेप रिकॉर्ड, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, प्रिंटर आदि ये सब बिजली से ही चलाए जाते हैं, और ये सब हमारे जीवन के लिए अनिवार्य बन गए हैं। इन्हीं की वजह से आज हमारा काम आसान हो गया है और जल्दी से जल्दी हो जाता है। बड़े बड़े कारखानों में, मिलों में आदि में उत्पादन बढ़ने लगा है, क्योंकि यहाँ पर काम मशीनों से होता है। रेलगाड़ियाँ भी आज बिजली से ही चलाई जा रही हैं, खेतों में भी सिंचाई हो रही है, और ये सब बिजली से संभव है। और आज रात हो चाहे दिन हो, आज हम जिस समय चाहें उस समय काम कर सकते हैं। पहले हम रात में काम कहाँ कर पाते थे, पर बिजली की वजह से ये सब काम संभव है, और एक ही जगह पर बैठे बैठे हम हर जगह की खबर ले सकते हैं। और कई लोग तो एक ही जगह पर बैठे बैठे अपना व्यापार व्यवसाय भी बढ़ा रहे हैं। और बच्चों देखो, आपके हाथ में मोबाइल है अभी, और आप मोबाइल से ही पढ़ाई कर रहे हो, घर बैठे बैठे ही पढ़ाई कर रहे हो आप। और यदि बिजली नहीं होगी तो आप मोबाइल कैसे चार्ज करोगे? तो है ना ये बिजली के चमत्कार। अब आगे है बच्चों, तो बच्चों है ना बिजली हमारे लिए बहुत ज़रूरी। आज किसी भी देश, राज्य, शहर या गांव को विकसित एवं खुशहाल होने का आधार बिजली के मिलने पर ही निर्भर करता है। हमारा छत्तीसगढ़ वर्तमान में मिलने वाली बिजली के आधार पर एक खुशहाल राज्य है। हमारे राज्य की खुशहाली का प्रमुख आधार है हमारा औद्योगिक तीर्थ कोरबा। कोरबा को छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में वन एवं वनवासियों यानी वन में रहने वालों से भरा पूरा जिला है कोरबा। इस जिले का मुख्यालय है कोरबा नगर। कोरबा एक विशाल यानी बहुत बड़ा औद्योगिक नगर है। इस नगर में बिजली बनाने का बहुत बड़ा विद्युत गृह है। यह पावर हाउस देश में सबसे बड़ा है। इसे भारत सरकार के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा बनवाया गया है। इसके अतिरिक्त यानी इसके अलावा छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का भी अपना पावर हाउस है। दोनों पावर हाउसों में बिजली पैदा करने के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। इनमें कोयले को जलाकर उसके ताप से पानी की भाप बनाई जाती है,
भाप से मशीनें चलाकर बिजली बनाई जाती है, इसीलिए इन्हें ताप विद्युत गृह कहते हैं। पावर हाउस में बिजली पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा खनिज कोयले की आवश्यकता होती है। कोयला भी अच्छी किस्म का होना चाहिए, यानी जिस कोयले से बिजली पैदा होती है वो कोयला भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और थोड़े से कोयले में तो बिजली पैदा नहीं होती, इसलिए बहुत ज़्यादा खनिज कोयले की आवश्यकता होती है। कोरबा एवं इसके आसपास के क्षेत्र में अच्छे कोयले का पर्याप्त भंडार भूमि के अंदर यानी जमीन के अंदर है। भूमि के अंदर से कोयला निकालने का काम करने वाली कई कोयला खदानें हैं। इनमें कोरबा, कुसमुंडा, गेवरा, दीपिका, बाकी मोगरा आदि प्रमुख परियोजनाएं हैं। इन खदानों से भारी मात्रा में कोयला निकाला जाता है। यहाँ से निकाला गया कोयला मालगाड़ियों एवं ट्रकों से देश के दूसरे भागों में भी भेजा जाता है। बच्चों, यहाँ की खदानों में इतना कोयला पाया जाता है ना कि खदानों से भारी मात्रा में कोयला निकालकर ट्रकों में भरकर, मालगाड़ियों में भरकर देश के दूसरे भागों में भी भेज दिया जाता है। पावर हाउस में कोयले के साथ ही पानी की भी बहुत ज़रूरत होती है, यानी कोयले की तो ज़रूरत होती है, साथ में पानी की भी ज़रूरत होती है। पानी की कमी ना हो इसके लिए कोरबा दर्री में हसदो नदी पर एक बांध बनाया गया है, जिसे दर्री बांध के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त कोरबा से कुछ ही दूरी पर हसदो नदी पर एक और विशाल बांध बनाया गया है, जिसे मिनी माता बांध कहा जाता है। इसे बांगो बांध भी कहते हैं। दर्री बांध में पानी कम होने पर बांगो बांध से पानी दिया जाता है। जब दर्री बांध में पानी कम हो जाता है ना, तो बांगो बांध से ही पानी दिया जाता है पावर हाउस में। बांगो बांध में जल विद्युत की भी 3 इकाइयाँ हैं। प्रत्येक इकाई में यानी हर इकाई में 40 मेगावाट बिजली पैदा होती है, यानी हर इकाई में 40 मेगावाट बिजली पैदा होती है। यहाँ पर बांध के गिरते हुए पानी की ताकत से मशीन चलाकर बिजली पैदा की जाती है। मतलब यह है बच्चों कि बांध के गिरते हुए पानी में इतना प्रेशर रहता है, यानी इतना दबाव रहता है कि पानी की ताकत से मशीन चलाकर बिजली पैदा की जाती है। कोरबा में एल्यूमिनियम धातु बनाने का भी एक बड़ा कारखाना है। इस कारखाने में बॉक्साइट नामक खनिज का शोधन कर का अर्थ होता है बच्चों शुद्ध करना। तो बॉक्साइट नामक खनिज का शोधन कर एल्यूमिनियम बनाया जाता है। एल्यूमिनियम से कई तरह के बर्तन, फर्नीचर, बिजली के तार आदि बनाए जाते हैं। कोरबा में इनके अलावा भी छोटे छोटे कई कल कारखाने हैं, जो इन बड़े कारखानों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यहाँ की खदानों एवं कारखानों के कारण सामान ढोने अर्थात ट्रांसपोर्ट का काम भी बहुत ज़्यादा है। इन उद्योगों में बहुत बड़ी संख्या में कामगार मतलब बच्चों काम करने वाले या श्रमिक। तो इन उद्योगों में बड़ी संख्या में कामगार काम करते हैं। इस कारण कोरबा का नगरीय क्षेत्र भी बहुत बड़ा हो गया है। सभी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए व्यापार भी काफ़ी बड़ा है। काम एवं व्यापार के लिए प्रायः देश के सभी क्षेत्रों के लोग यहाँ निवास करते हैं, यानी यहाँ पर रहते हैं और आते जाते रहते हैं। कोरबा के ताप विद्युत गृह के कारण ही छत्तीसगढ़ में सभी को आवश्यकता के अनुसार बिजली मिल रही है। यही हमारी खुशहाली का कारण है। कोरबा के ताप विद्युत गृह से कई अन्य प्रदेशों को भी बिजली की पूर्ति की जाने की संभावना है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण कोरबा आज एक औद्योगिक तीर्थ बन गया है। हमें आज बिजली पर्याप्त मिल रही है, किंतु इतना ध्यान रखें कि बिजली का दुरुपयोग ना हो। जब आवश्यक ना हो, बिजली के बल्ब, पंखे, अन्य साधनों को बंद कर रखें। दिन में कमरे की खिड़कियां खोल कर रखें, ताकि कमरे में रोशनी रहे और बिजली की बचत की जा सके। बच्चों, ये पाठ यहाँ पर आपका समाप्त होता है। आप भी पानी और बिजली दोनों की बचत कीजिए। जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी खर्च कीजिए और जितनी आवश्यकता हो उतना ही बिजली का उपयोग कीजिए। तो अब हम चलते हैं इस पाठ में दिए गए शब्दार्थों की ओर। अनिवार्य यानी आवश्यक रूप से, वनवासी यानी वन में रहने वाले यानी जंगल में रहने वाले, कामगार यानी काम करने वाले, श्रमिक अतिरिक्त यानी अलावा,
दुरुपयोग यानी गलत उपयोग। अब हम चलते हैं इस पाठ में दिए गए प्रश्नों और अभ्यास की ओर। प्रश्न 1 है, कोरबा नगर कहाँ स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है कोरबा छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में स्थित है। इस नगर में बिजली बनाने का बहुत बड़ा विद्युत गृह है। इसे भारत सरकार के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा बनवाया गया है, इसीलिए कोरबा नगर प्रसिद्ध है। प्रश्न 2 है, हमें किन वस्तुओं से ऊर्जा मिलती है? इसका उत्तर है हमें भोजन से ऊर्जा मिलती है। प्रश्न 3 है, किस पदार्थ का शोधन करके पेट्रोल डीजल बनाया जाता है? इसका उत्तर है खनिज तेल पेट्रोलियम का शोधन करके पेट्रोल डीजल बनाया जाता है। प्रश्न 4 है, हमारे प्रदेश में जल विद्युत किस बांध से पैदा की जाती है? इसका उत्तर है हमारे देश में जल विद्युत दर्री बांध और मिनी माता बांध से पैदा की जाती है। मिनी माता बांध को बांगो बांध भी कहा जाता है। प्रश्न 5 है, कोरबा में सामान ढोने का काम बहुत ज़्यादा क्यों है? इसका उत्तर है कोरबा में एल्यूमिनियम धातु बनाने का बड़ा कारखाना है। इसके अलावा भी छोटे छोटे कई कल कारखाने हैं जो इन बड़े कारखानों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यहाँ की खदानों एवं कारखानों के कारण सामान ढोने का काम बहुत ज़्यादा है। प्रश्न 6 है, हम अपने घरों में बिजली की बचत कैसे कर सकते हैं? इसका उत्तर है बिजली के बल्ब, पंखे, कूलर का उपयोग हो जाने पर उन्हें तुरंत बंद कर दें। अनावश्यक रूप से उपयोग करके बिजली का दुरुपयोग ना करें एवं घरों में दिन में खिड़कियां खोलकर रखें जिससे कमरे में रोशनी हो। इस प्रकार हम अपने घरों में बिजली की बचत कर सकते हैं। प्रश्न 7 है, जब तुम्हारे घर की बिजली बंद हो जाती है तो तब तुम्हें क्या क्या परेशानियां होती हैं? बच्चों, इसका उत्तर आप स्वयं लिखें कि आपको क्या क्या परेशानियां होती हैं। प्रश्न 8 है, नीचे लिखे शब्दों से तुम क्या समझते हो? पाठ को पढ़ो और चर्चा करके लिखो। बच्चों, यहाँ पर नीचे हमको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन पर हमें चर्चा करनी है, तो चलो चर्चा करें। पहला यहाँ पर दिया हुआ है ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब होता है बच्चों बल, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं एनर्जी। मनुष्य हो या मशीन, सभी को कार्य करने के लिए ऊर्जा अर्थात बल की आवश्यकता होती है। मनुष्य या अन्य जीव जंतु भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है स्रोत। स्रोत का अर्थ होता है बच्चों साधन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोर्स। मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा के कई स्रोतों का उपयोग किया जाता है। अब बच्चों तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक प्राकृतिक ईंधन है। यह पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाला काले भूरे रंग का गाढ़ा तैलीय द्रव है। खनिज तेल पेट्रोलियम का शोधन करके पेट्रोल डीजल आदि बनाया जाता है, जिससे रेलगाड़ियां एवं मोटर गाड़ियां चलाई जाती हैं। चौथा है विद्युत ग्रह। जहां बिजली पैदा की जाती है उसे विद्युत ग्रह कहते हैं। कोरबा में बिजली बनाने का बहुत बड़ा विद्युत ग्रह है। यह विद्युत ग्रह देश में सबसे बड़ा है। इसे भारत सरकार के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा बनवाया गया है। अब पांचवा यहाँ पर दिया है बच्चों ताप विद्युत। कोयले को जलाकर उसके ताप से पानी की भाप बनाई जाती है। भाप से मशीनें चलाकर बिजली बनाई जाती है, इसीलिए इन्हें ताप विद्युत कहते हैं। अब छठवां दिया हुआ है बच्चों जल विद्युत। बांध में पानी इकट्ठा करते हैं और फिर गिराते हैं। इस विधि से बिजली पैदा की जाती है, यही जल विद्युत है। अब आगे दिया हुआ है बच्चों भाषा तत्व और व्याकरण। प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ जानकर इनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो चलो करें। स्रोत, स्रोत का अर्थ होता है साधन। अब इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा के कई स्रोतों का उपयोग किया जाता है। अब दूसरा दिया हुआ है शोधन। शोधन का अर्थ होता है शुद्ध करना या साफ करना। तो इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। खनिज तेल पेट्रोलियम का शोधन करके पेट्रोल डीजल आदि बनाया जाता है। अब तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है अनिवार्य। अनिवार्य का अर्थ होता है आवश्यक रूप से, अति आवश्यक, जरूरी। अब हम इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। बिजली आज मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। अब बच्चों चौथा दिया हुआ है यहाँ पर खुशहाली। खुशहाली का अर्थ होता है संपन्न, खुशी, समृद्ध। तो चलो इसका वाक्यों में प्रयोग करें।
हमारे राज्य की खुशहाली का प्रमुख आधार है हमारा औद्योगिक तीर्थ कोरबा। 5वां दिया हुआ है अतिरिक्त। अतिरिक्त का अर्थ होता है बच्चों अलावा। अब इसका हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे। दर्री बांध के अतिरिक्त कोरबा में बांगो बांध भी बनाया गया है। अब 6वां है बच्चों पर्याप्त। पर्याप्त का अर्थ होता है जितना चाहिए उतना या काफ़ी। अब इसका हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे। छत्तीसगढ़ में सभी को पर्याप्त बिजली मिल रही है। अब आगे दिया है बच्चों समझो। कमल भिलाई गया है, मनोज भिलाई से आया है। इन दोनों वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य इस तरह बना सकते हैं। कमल भिलाई गया है और मनोज भिलाई से आया है। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए और शब्द का प्रयोग किया गया है। कमल भिलाई गया है सरल वाक्य है। कमल भिलाई गया है और मनोज भिलाई से आया है संयुक्त वाक्य है। बच्चों संयुक्त वाक्य का अर्थ होता है जुड़ा हुआ वाक्य। तो चलो आगे हैं प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए वाक्यों को इसी तरह जोड़कर नए वाक्य बनाओ। तो चलो बनाएं। प्रश्न क है सुशील खेल रहा है, रमेश पढ़ रहा है। हमको इन दोनों वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना है। तो चलो बनाते हैं। सुशील खेल रहा है और रमेश पढ़ रहा है। अब खा है सीमा हंसती है, रचना चिढ़ती है। इसका वाक्य बनाएंगे हम एक वाक्य। सीमा हंसती है और रचना चिढ़ती है। अब ग है वत्सल पढ़ने जाएगा, नमन मंदिर जाएगा। इसका एक वाक्य बनाएंगे हम। वत्सल पढ़ने जाएगा और नमन मंदिर जाएगा। अब घ दिया हुआ है बच्चों ऊषा सो रही है, श्वेता उसके पास बैठी है। तो इसका एक वाक्य बनाएंगे हम। ऊषा सो रही है और श्वेता उसके पास बैठी है। अब आगे नीचे दिया हुआ है नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। क दिया हुआ है हमें पहले बिजली कम मिलती थी। ख दिया हुआ है हमें आज बिजली पर्याप्त मिलती है। ग दिया हुआ है बच्चों हमें आगे बिजली पर्याप्त मिलती रहेगी। वाक्य क बीते समय यानी भूतकाल की बात बताता है। वाक्य ख वर्तमान समय की बात बताता है। वाक्य ग भविष्य की बात बताता है। कमल भिलाई गया है। यह वाक्य कमल कहाँ गया है प्रश्न का उत्तर है। इसी तरह हर उत्तर का एक प्रश्न होता है। अब तुम नीचे लिखे उत्तरों के प्रश्न बनाओ। का दिया हुआ है छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी कोरबा को कहते हैं। बच्चों ये उत्तर है, इसका हमको प्रश्न बनाना है। हाँ ये ध्यान रखिए कि जब भी प्रश्न लिखा जाता है तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तो चलो इस उत्तर का प्रश्न बनाएं। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी किसे कहते हैं? ख है मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इसका हम प्रश्न बनाएंगे मशीन को चलाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ग है कोरबा का ताप विद्युत ग्रह कोयले से चलता है। इसका हम प्रश्न बनाएंगे कोरबा का ताप विद्युत ग्रह किससे चलता है, अंत में प्रश्नवाचक लगा देंगे। उसके बाद घ है मनुष्य या अन्य जीव जंतु भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसका हम प्रश्न बनाएंगे मनुष्य या अन्य जीव जंतु किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। प्रश्न 3 है अब नीचे दिए वर्तमान काल में वाक्यों को भूतकाल और भविष्य काल में बदलो। तो चलो बच्चों बदलें। पहले बच्चों हम वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल को समझ लेते हैं और आप इनकी परिभाषा को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। पहले हम वर्तमान काल को समझेंगे। वर्तमान काल की परिभाषा आप लिख लीजिए। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब ये है बच्चों जो काम चलता रहता है, खत्म नहीं हुआ रहता, वही वर्तमान है कि ये वर्तमान में जो काम है चल रहा है, खत्म ही नहीं हुआ है, तो वो काम चल रहा है ना, तो वही वर्तमान है। इनके अंत में है हूँ लगा होता है। अब हम समझेंगे भूतकाल को। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। इनकी पहचान के लिए आप देखिएगा बच्चों हमेशा वाक्यों के अंत में था, थे, थी लगा होता है। अब हम समझेंगे
भविष्यकाल को। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में पूरा होने का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। इन वाक्यों की पहचान के लिए देखिएगा बच्चों, आप हमेशा इन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि लगा होता है। मतलब ये है बच्चों कि जिस काम को अभी हम कर रहे हैं वो काम अभी वर्तमान समय में हम कर रहे हैं ना, तो वो वर्तमान काल है। और जिस काम को हम कर चुके हैं वो काम भूतकाल है कि वो हमने उसको बीते समय में कर लिया है वो काम। और जो हम काम करने वाले हैं, आने वाले समय में करने वाले हैं, वो भविष्यकाल है। तो चलो हम नीचे दिए गए वाक्यों को वर्तमान से भूतकाल और भविष्यकाल में बदलें। कह दिया हुआ है यहाँ पर बच्चों, इन उद्योगों में सैकड़ों कामगार काम करते हैं। इसे भूतकाल में हम बदलेंगे, इन उद्योगों में सैकड़ों कामगार काम करते थे। भविष्यकाल में इन उद्योगों में सैकड़ों कामगार काम करते रहेंगे। ख दिया हुआ है, भाप से मशीनें चलाकर बिजली पैदा की जाती है। तो इसे भूतकाल में हम बदलेंगे, भाप से मशीनें चलाकर बिजली पैदा की जाती थी। भविष्यकाल में भाप से मशीनें चलाकर बिजली पैदा की जाएगी। ग दिया हुआ है, रेलगाड़ियाँ बिजली की ऊर्जा से ही चलती हैं। इसे भूतकाल में हम बदलेंगे, रेलगाड़ियाँ बिजली की ऊर्जा से ही चलती थीं। भविष्यकाल में हम बदलेंगे, रेलगाड़ियाँ बिजली की ऊर्जा से ही चलेंगी। घ दिया हुआ है बच्चों, इस नगर में बिजली बनाने का कारखाना है। इसे भूतकाल में हम बदलेंगे, इस नगर में बिजली बनाने का कारखाना था। भविष्यकाल में हम बदलेंगे, इस नगर में बिजली बनाने का कारखाना बनेगा। अब आगे है, विद्यालय में द्या की रचना आध द या द्या के रूप में है। अब बच्चों आप ये समझ रहे होंगे कि ये तो पूरा द लिखा हुआ है, फिर मैंने इसको आधा द क्यों पढ़ा? क्योंकि द के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसीलिए ये द आधा है। और ये द आधा है इसीलिए हम इसको हल्का सा उच्चारण करेंगे, द या द्या के रूप में है। इसमें द आधा है और या मिला है, इसे विद्यालय लिखना गलत है। अब आगे है, अशुद्ध में द और ध मिले हैं। द आधा है और ध पूरा है, इसे अशुद्ध लिखना गलत है। यह भी समझो, अशुद्धि को यदि हम तोड़कर लिखेंगे तो उसका रूप होगा अ धन शु धन द धन दी। इसे अ धन शु धन दी धन ध लिखना गलत है। आधे वर्ण क ख ग आदि पर मात्रा लगाना गलत है। अब आगे दिया है बच्चों प्रश्न 4, द्य और ध से बने 3 शब्द खोज कर लिखो। तो चलो लिखें, पहले हम द्य से लिख लेते हैं। विद्यालय, उद्यान, उद्योग, औद्योगिक, विद्युत। तो बच्चों अब हम बनाएंगे ध से बने शब्द, यानी आधा द और ध से बने शब्द। तो चलो शब्द बनाएं, युद्ध, बुद्ध, शुद्ध, सिद्ध। इसी तरह आप और भी शब्द बना सकते हैं। अब आगे है, राम रावण। यहाँ दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगाया गया है जिसका अर्थ है और, अतः राम रावण का अर्थ हुआ राम और रावण। इसी प्रकार विद्युत ग्रह एक शब्द है, यहाँ योजक चिन्ह का अर्थ है का, अतः इस पूरे शब्द का अर्थ है विद्युत का ग्रह। अब बच्चों नीचे लिखे शब्द युग्मों के अर्थ लिखो। कह दिया हुआ है खेल, खिलाड़ी। तो हम ये जो बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है इसीलिए हम इसे लिखेंगे खेल और खिलाड़ी। अब ख दिया हुआ है विद्युत, योजक चिन्ह मंडल, तो हम इसे लिखेंगे विद्युत का मंडल। अब ग दिया हुआ है सुबह, योजक चिन्ह शाम, तो इसे हम लिखेंगे सुबह और शाम। घ दिया हुआ है गुलाब जल, तो हम इसे पहले लिखेंगे गुलाब, योजक चिन्ह जल। इसे ऐसे लिखेंगे योजक चिन्ह लगाकर, इसे 2 भागों में बांटेंगे और उसके बाद हम इसे लिखेंगे गुलाब का जल। फिर ड दिया हुआ है पशु, योजक चिन्ह पक्षी, पशु और पक्षी लिखेंगे। च दिया हुआ है सुरक्षा, योजक चिन्ह कवच, तो हम इसे लिखेंगे सुरक्षा का कवच।
प्रश्न 5 है, इन वाक्यों में एक एक शब्द अशुद्ध लिखा है, इसे खोजो और शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखो। तो चलो लिखें। क दिया हुआ है, इन खादानों से भारी मात्रा में कोयला निकाला जाता है। यहाँ पर खादानों गलत लिखा है, इसमें हम ख में जो आ की मात्रा लगी है उसको हटा देंगे। ख दा में आ की मात्रा दा नो, खदानों। अब ये शुद्ध हो गया, तो ये हो जाएगा, इन खदानों से भारी मात्रा में कोयला निकाला जाता है। अब ख है, बांगो बांध में जल विद्युत की 3 इकाइयाँ हैं, इसे हम शुद्ध करेंगे। जो मय में ए की मात्रा लगी है मय, ये गलत है बच्चों, इसे हम में लिखेंगे। बांगो बांध में जल विद्युत की 3 इकाइयाँ हैं। अब ग है, कोरबा हमारा तीर्थ स्थान है, तो इसे शुद्ध करके लिखेंगे, कोरबा हमारा औद्योगिक तीर्थ है। घ है, बांध से कई नालियों में पानी निकाला जाता है, तो इसे शुद्ध करके लिखेंगे, बांध से कई। ना में आ की मात्रा ना, ला में जो बड़ी की मात्रा लगी हुई है उसको हम छोटी की मात्रा कर देंगे, तो ये हो जाएगा, ना में आ की मात्रा ना, ला में छोटी की मात्रा ली, यूं नालियों में पानी निकाला जाता है। अब आगे प्रश्न 6 है, इन शब्दों को सुधार कर लिखो। यहाँ पर लिखा हुआ है, छोटी ई, का में आ की मात्रा का, फिर छोटी ई, फिर या में आ की मात्रा या, ऊपर चंद्र बिंदु, ये लिखा है इकाइयाँ, तो ये तो सही है। अब लिखा है, बा में छोटी की मात्रा बी, ज, ला में बड़ी की मात्रा ली, या, ऊपर चंद्र बिंदु। बच्चों ये बिजलियाँ गलत लिखा है, हम बा में छोटी की मात्रा बी, ज, ला में छोटी की मात्रा ली, या में आ की मात्रा या, ऊपर चंद्र बिंदु लिख देंगे, तो ये बन जाएगा बिजलियाँ। हमने ला में बड़ी की मात्रा ली जो लगा हुआ है उसको हमने बड़ी की मात्रा हटाकर छोटी की मात्रा लगा दिया है। अब आगे है अलमारियाँ, तो अ, ल, मा में आ की मात्रा मा, रा में बड़ी की मात्रा री, या में आ की मात्रा या, ऊपर चंद्र बिंदु, ये लिखा है अलमारियाँ। तो बच्चों इसमें जो रा में बड़ी की मात्रा लगी हुई है इसको हटाकर हम रा में छोटी की मात्रा लगा देंगे, तो ये बन जाएगा अलमारियाँ। अब आगे है रचना। कोरबा को औद्योगिक तीर्थ कहा गया है। अपने शिक्षक से जानकारी लेकर छत्तीसगढ़ के किसी अन्य औद्योगिक नगर के संबंध में 10 वाक्य लिखो। तो चलो बच्चों लिखें। हम लिखेंगे, भिलाई एक औद्योगिक नगर। भिलाई भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित एक नगर है। भिलाई शिवनाथ नदी के तट पर बसा हुआ है। यह दुर्ग शहर से सटा हुआ है। यह भारत का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है और मध्य भारत का एक मुख्य शिक्षा केंद्र भी है। भिलाई में इस्पात कारखाना है। यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र तथा मुख्य रेलों का उत्पादन करता है। यह कारखाना राष्ट्र में रेल की पटरियों और भारी इस्पात प्लेटों का एकमात्र निर्माता है। यह कारखाना वायर रॉड तथा मर्चेंट उत्पादन जैसे विशेष सामान भी तैयार कर रहा है। भिलाई को अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अब आगे है, यह भी जानो। इस पाठ में बिजली बनाने के कुछ प्रकार बताए गए हैं। जल विद्युत, इस पद्धति में यानी जो बिजली बनाने का यह प्रकार है, तो जल विद्युत की पद्धति में बांध में पानी इकट्ठा करते हैं और फिर गिराते हैं। इस विधि से बिजली पैदा की जाती है। इस विधि को जल विद्युत कहते हैं। अब आगे है ताप विद्युत। ताप विद्युत में कोयला जलाकर ताप पैदा की जाती है जिससे बिजली बनाई जाती है। यह विधि ताप विद्युत कहलाती है। वायु विद्युत, वायु विद्युत पद्धति में वायु की सहायता से भी बिजली पैदा की जाती है। पवन चक्की इसका उदाहरण है। अब बच्चों ये पाठ आपका यहाँ पर समाप्त होता है। आपको इस पाठ में दिए गए अभ्यास प्रश्न और भाषा तत्व एवं व्याकरण के कार्य को अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। अब हम मिलेंगे नए पाठ के साथ नए वीडियो में।